जय हिंद। अर्चना कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर में सौरमंडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि सौरमंडल क्या होता है। ठीक है। अब सौर्य का मतलब होता है सूर्य, और मंडल जो होता है सूर्य के द्वारा ही एक आकर्षण बल लगता है या खिंचाव बल, जिसके कारण बहुत सारे तत्व सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, और इन सभी तत्वों को सूर्य के साथ सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें पूरे सौरमंडल में, ठीक है, देखा जाए तो एक सूर्य और उसके बाद से 8 प्रमुख ग्रह, 172 उपग्रह, उसके बाद से अनगिनत जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है पुच्छल तारे हैं। ठीक है। उसके बाद से लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह। ठीक है। उसके बाद उल्का पिंड, और इन्हीं सबों के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सौरमंडल के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं कि सौरमंडल जो है, सौरमंडल पूरे सौरमंडल के केंद्र में, माने सौरमंडल के केंद्र में सूर्य अवस्थित है। देखिए, मान लीजिए कि ये क्या है, एक सौरमंडल है। ठीक है। तो इस सौरमंडल के, मान लीजिए सौरमंडल है, केंद्र में सूर्य अवस्थित है। कौन है? सूर्य अवस्थित है। ठीक है। और इस पूरे सौरमंडल के द्रव्यमान का 99.9% किस में निहित है? सूर्य में है। 99.9 सूर्य में। पूरे द्रव्यमान का, सौरमंडल का पूरे द्रव्यमान का कितना है? 99.9% सूर्य में निहित है। ठीक है। अब इसी कारण से इस सूर्य को क्या बोला जाता है? पूरे सौरमंडल का प्रधान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान या मुखिया। ठीक है। यानी कि यही पूरे सौरमंडल का हीरो है। ठीक है। अब इस पूरे सौरमंडल का व्यास की बात करते हैं तो ये व्यास हो गया, और व्यास होता है 1179 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। ये इसका व्यास। तो सौरमंडल के बारे में 2 चीज़ जाने कि इसका जो हीरो है वो कौन है? सूर्य है, यानी कि प्रधान है, मुखिया है, क्योंकि इसमें 99.9% द्रव्यमान निहित है। ठीक है। और इसके बाद से जो ग्रह उपग्रह ये सब आ जाते हैं, ये 0.1 में है। ठीक है। और उसमें भी अगर द्रव्यमान की बात आ जाती है कि सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति और शनि का होगा। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जानेंगे सूर्य के बारे में, क्योंकि अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब तो सौरमंडल के बारे में हम लोगों ने जान लिया। ठीक है। अब सूर्य के बारे में जानेंगे, क्योंकि सूर्य अब +8 प्रमुख ग्रह, उपग्रह, और उसके बाद से लघु ग्रह और उल्का पिंडों के बारे में जानना है। तो सूर्य नोट करिए। सूर्य, ठीक है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है, और तारे की परिभाषा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं कि तारा जिसमें खुद का प्रकाश हो उसे तारा कहते हैं। ठीक है। और बहुत सारे तारे मिलकर के, यानी अरबों तारे मिलकर के एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, और अरबों आकाशगंगाएं मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो मान लीजिए कि हमारा सूर्य एक तारा है। ठीक है। तो ये बहुत सारे तारे एक आकाशगंगा में होते हैं। तो हमारा जो तारा सूर्य है ये किस आकाशगंगा में है? ठीक है। तो ये दुग्ध मेखला आकाशगंगा में है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। क्लियर है? दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे का भाग है क्या? सूर्य। ठीक है। अब जब ये दुग्ध मेखला का भाग है, तो ये दुग्ध मेखला के केंद्र, मान लीजिए कि ये हो गया आपका दुग्ध मेखला। ठीक है। अब इसके केंद्र से ये 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। यहाँ मान लीजिए कि सूर्य है। ठीक है। तो ये कितने दूरी पर है? 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। कहाँ कौन है? सूर्य है। ये सूर्य है। ठीक है। ये दुग्ध मेखला का केंद्र है। तो यहाँ से 30,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर सूर्य अवस्थित है, और सूर्य जो है इस दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा करता है। ठीक है। परिक्रमा करता है। ठीक है। और अपने अक्ष पर भी यह घूमता है। ठीक है।
तो जब यह परिक्रमा करता है, मान लीजिए कि ऐसे करके एक चक्कर ये जाएगा केंद्र के, तो एक चक्कर जब ये आता है तो ये पूर्ण करता है, तो इसे ही क्या बोलते हैं, पूरा परिक्रमा जब एक चक्कर कर लेता है तो इसे ही बोला जाता है आपका ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है, इसे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। और इसे पूरा चक्कर काटने में 23 से लेकर के 25 करोड़ वर्ष के समय लगता है, 25 करोड़ वर्ष टाइम लग जाता है। ठीक है, परिक्रमा करने में। और ये जब घूमता है अपने अक्ष पर तो कैसे घूमता है, ये पूरब से पश्चिम। मान लीजिए कि मैं पूरब हूँ तो पूरब से ऐसे, मेरा मुख पूरब की तरफ है, ऐसे घूमता है ये पूरब से पश्चिम सूर्य। ठीक है, अपने अक्ष पर, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। इसे घूर्णन गति बोलते हैं, घूर्णन गति। ठीक है, घूमता भी है। तो परिक्रमा और घूर्णन, परिक्रमा और घूर्णन को मैं, जैसे जब बच्चे स्टार्टिंग करते हैं ना ज्योग्राफी पढ़ना, तो परिक्रमा और घूर्णन में भी उनको डाउट हो जाता है, लेकिन इसमें आज के बाद आप लोगों को डाउट नहीं होगा, क्योंकि परिक्रमा जो होता है, जैसे हम जाते हैं यज्ञ में, ठीक है, तो यज्ञ में क्या करते हैं, एक अग्निकुंड को केंद्र मान करके और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। एक कक्ष बनाया जाता है, एक औरतों का लाइन होता है और एक पुरुषों का लाइन होता है, उधर से घूमते हैं, बोलते हैं कि एक चक्कर घूम लिए, यानी एक पूरा उसका एक बार परिक्रमा हो गया। और उठे से ही ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। तो एक बार घूम लिया तो कोई बोलता है 11 बार घूम लिया, तो कोई बोलता है 51 बार घूमेगा तो तेरा मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे उसको परिक्रमा बोलते हैं, यानी किसी को केंद्र मान करके। जैसे सूर्य क्या कर रहा है, सूर्य घूम रहा है, तो यहाँ पे आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ, आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही पूरे ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। ठीक है, तो ये परिक्रमा हो गया। और घूमने का मतलब, घूर्णन का मतलब होता है कि अपने जगह पर भी ऐसे ऐसे घूमना या जगह पर ऐसे घूमना। ठीक है, तो इसको घूर्णन बोलते हैं। तो परिक्रमण और घूर्णन में आप लोग को पता चल गया। ठीक है, अब ब्रह्मांड वर्ष, एक ब्रह्मांड वर्ष हो गया, 23 से 25 करोड़ वर्ष में ये एक चक्कर काट लेता है सूर्य। ठीक है, अब इसके हम आंतरिक भाग के बारे में बात करेंगे, सूर्य के आंतरिक भाग के बारे में। ठीक है, तो सूर्य का जो है, जो केंद्र है, ठीक है, सूर्य का जो सबसे आंतरिक भाग है, जिसे क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक है, और क्रोड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, मान लीजिए कि ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, तो सूर्य के क्रोड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 1.5 × 10⁻7 अंश सेल्सियस। ये क्लियर है कि क्रोड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम में बदलते हैं। दो नाभिक हाइड्रोजन के मिलते हैं और एक हीलियम बन जाता है। एक हीलियम के, सॉरी, दो हाइड्रोजन के नाभिक मिल करके और एक हीलियम का नाभिक बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है क्रोड में, 1.5 × 10⁻7 अंश सेल्सियस। और इसीलिए जो सूर्य का क्रोड है वहाँ पर, ताकि ये गैसीय रूप में रहता है या प्लाज्मा के रूप में। अब ठोस के बारे में भी आप लोग पढ़े होंगे कि ठोस का 3 स्वरूप होता है। कौन कौन सा, सॉरी, पदार्थ का 3 स्वरूप होता है। कौन कौन सा, ठोस होता है, उसके बाद द्रव होता है, गैस होता है। ठीक है, एक चौथा जो स्वरूप होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ताकि गैसीय रूप में रहेगा या प्लाज्मा रूप में इसका क्रोड। और क्रोड के बाद से यहाँ पर एक और परत होती है जिसे बोला जाता है विकिरण मेखला, विकिरण मेखला। ठीक है, विकिरण मेखला। इसके बाद एक और परत होती है जिसे बोला जाता है संवहन मेखला, संवहन मेखला। ठीक है, और ये जो होता है बाहरी परत होती है जिसको हम देख पाते हैं, इसे बोला जाता है आपका प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है, और प्रकाश मंडल के पास में ही, प्रकाश मंडल के पास में अंधेरा रहता है, यानी प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश को अवशोषित कर लेता है सूर्य की हवा, सूर्य के द्वारा चलने वाली पौने, और जिसके कारण इसका सतह लाल हो जाता है। इसे वर्णमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, वर्णमंडल। ठीक है, और एक और होता है जो कि आपका जो तापीय क्षेत्र है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ताप क्रोड में पड़ता है, और यहीं पर एक तापीय क्षेत्र होता है। ठीक है, ऐसे करके रहता है, और इसे बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं, कोरोना या सौर किरीट, सौर किरीट, जिसे कोरोना भी बोला जाता है।
समझ में आ गया? ये ताप का बाहरी क्षेत्र होता है, ताप का बाहरी क्षेत्र होता है। और इसके बाद से आता है ये बाहर में एक कलंक दिखाई देता है, सौर कलंक जिसे बोलते हैं, यानी कि सौर कलंक। सौर कलंक क्या होता है? तो जो सौर कलंक होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य के बाद जो बाहरी सतह है उसके टेम्परेचर से 1500 अंश सेल्सियस कम टेम्परेचर होता है। कितना? 1500 अंश सेल्सियस कम होता है। और ये जब ज़्यादा काला इसका स्वरूप होता है, ज़्यादा काला होता है, ज़्यादा ब्लैक होता है, तो उसे बोलते हैं अम्ब्रा। और थोड़ा कम ब्लैक रहता है तो इसे पेनम्ब्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ब्रा और पेनम्ब्रा, ठीक है, ये जब सतह दिखाई देती है। और सौर कलंक का जो टाइमिंग होता है ये 22 वर्ष का होता है। 11 वर्ष बढ़ता है और 11 वर्ष घटता है, ठीक है। सौर कलंक 22 वर्ष का होता है, 11 वर्ष बढ़ता है, 11 वर्ष घटता है, ठीक है। अब सौर किरीट, जो सौर किरीट कोरोना की बात हम कर रहे हैं। कोरोना क्या होता है? जैसे ही, ठीक है, सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के समय जो सतह दिखाई देती है, जो सतह दिखाई देती है उसे ही सौर किरीट बोलते हैं। उस समय एक्सरे किरण उत्सर्जित होती है। माने एक्स किरण क्या होते हैं? एक्सरे किरण निकलती है, जिसको बोलते हैं ना कि बाहर मत जाना, अभी सूर्य ग्रहण लगा है और देखना मत, नंगी आंख से मत देखना तो आंख खराब हो जाएगा, ठीक है। तो उसे सौर किरीट बोलते हैं, जो भाग दिखाई देता है उसके समय क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण के समय। तो ये हो गया सूर्य के बारे में, ठीक है। सूर्य के बारे में एक तारा है सूर्य, दुग्ध मेखला आकाश गंगा का एक भाग है। और यह दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, परिक्रमा करता है, जिसे 23 से 25 वर्ष लगता है, इसे ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। इसके बाद से केंद्र क्रोड का टेम्परेचर 1.5 × 10⁻⁷ अंश सेल्सियस। और बाहरी सतह, ये बाहरी सतह का टेम्परेचर जो होता है 6000 अंश सेल्सियस होता है। 6000 अंश सेल्सियस बाहरी सतह का होता है। क्लियर है? बाहरी सतह। इसके बाद से सूर्य की तरह से, ठीक है, सूर्य से बड़े ग्रह भी है, सूर्य से बड़े तारे भी हैं, ठीक है। तो सूर्य से बड़े तारे कौन कौन से हैं अगर पूछ देता है तो ये आ जाता है आपका इप्सिलॉन, ठीक है, ट्रम्पलर और बेटिलगुस, ये आ जाते हैं, ठीक है। इप्सिलॉन, ट्रम्पलर और बेटिलगुस, ये जो है इससे बड़े तारे हैं, ठीक है। तो ये रहता है। उसके बाद से जो सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है हमारी अगर पृथ्वी से इसका देखा जाए तो पृथ्वी पर इसके 10 अरबवा भाग, ठीक है, 2 अरबवा भाग प्रकाश प्राप्त होता है, 2 अरबवा भाग प्राप्त होता है। और इसका जो व्यास है, सूर्य का जो व्यास है, सूर्य है, ठीक है, इसका व्यास है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 13 लाख कुछ करीब किलोमीटर करीब है, ठीक है, जिसमें ये सूर्य क्या बोलते हैं, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा, ठीक है। और बहुत सारी पृथ्वियाँ इसमें समा जाएगी, ठीक है। तो ये रहा सूर्य के बारे में। अब इसके बाद से हम देखेंगे ग्रहों के बारे में, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में? सूर्य के बारे में देख लिए। अब हम ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ग्रहों के बारे में। तो प्रमुख रूप से कितने ग्रह हैं? 8 हैं, ठीक है। लेकिन 2006 से पहले ये 9 ग्रह थे, ठीक है। उस समय प्लूटो को भी ग्रह की श्रेणी में रखा जा रहा था, अभी 8 है। तो सबसे पहले तो हम ग्रह की परिभाषा जान लेते हैं कि ग्रह की परिभाषा क्या होती है। तो ग्रह की परिभाषा होता है कि सूर्य या किसी भी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसमें खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये जिसके चारों तरफ घूमते हैं, चाहे सूर्य के या तारे के, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और इसकी जो बारे में बताया गया कि ग्रह इसे कब माना जाएगा, इसकी कैटेगरी बताई गई। तो इसको IAU यानी कि
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इसको बताया 2006 में कि इसके क्या गुण होते हैं। तो पहले तो बताया कि ये चाहे सूर्य या किसी भी तारे के चारों तरफ परिक्रमा करेगा, ठीक है, तभी इसे ग्रह माना जाएगा। दूसरा, इसका आकार या आकृति ऐसा हो कि इसके पास भी खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद से दूसरा बताया गया कि ये किसी दूसरे ग्रह के कक्ष में न प्रवेश करता हो, यानी उसके घेरा में न जाकर के घुस जाता हो, ठीक है। मैं परिक्रमा का बताया था ना कि 2 लाइन लगी है, एक लेडीज एक जेंट्स का, तो अगर जेंट्स लेडीज में घुस गया तो ऐसे उस चल जाता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, यानी किसी कक्ष में नहीं घुसना है। तीसरा, इसके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण शक्ति होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये किसी दूसरे ग्रह के कक्ष में घुस जाता है या उसके घेरे में घुस जाता है तो ये क्या होगा, फिर इसकी जो मान्यता है ग्रह की वो समाप्त कर दी जाएगी। और इसी तरह से प्लूटो जो था, प्लूटो यहाँ पे वरुण ग्रह के कक्ष में घुस जा रहा था, जिस कारण इसकी 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता खत्म कर दिया। और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1951 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है। ये कोई क्या बोलते हैं आपका सरकारी संस्था नहीं है, यानी गैर सरकारी संस्था है। अब ये हो गया। अब इसके बाद से हम लोग ग्रहों की परिभाषा देख लिए, ठीक है, ग्रह किस कंडीशन में माने जाएंगे ये भी देख लिए। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पे है सूर्य और ये जो है क्षुद्र ग्रह के बीच में एक पेटी है, ठीक है, और यहाँ पर एक क्यूपर बेल्ट है, यानी बहुत ठंडा इलाका है, बर्फ जमा रहता है। तो यहाँ से देखो सूर्य से लेकर के क्षुद्र ग्रह की पेटी के बीच में जितने भी ग्रह आते हैं इन्हें क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह, क्योंकि ये अंदर में है, आंतरिक ग्रह यानी सूर्य के नजदीक है, ठीक है। और एक नाम से इन्हें जानते हैं पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह। अब पार्थिव ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है ये, ठीक है, पृथ्वी के समान ही इसका द्रव्यमान माना जाता है कि है, और आकार में माना जाता है कि इसका पृथ्वी के समान है। और वैसे ही तत्वों से, जैसे पृथ्वी निर्मित है वैसे ही तत्वों से ये सब भी निर्मित है, जैसे लौह पदार्थ हो गया या धातुएं से निर्मित है। इसी कारण से इसे पार्थिव यानी पृथ्वी के समान है, इसलिए क्या बोला गया है, पार्थिव ग्रह, ठीक है। और यहाँ से क्षुद्र ग्रह से की पेटी से लेकर के क्यूपर बेल्ट तक, यानी कि ये जो बृहस्पति है, ठीक है, ये शनि है और अरुण है और ये वरुण, ठीक है, ये जो 4 ग्रह आ जाते हैं इनको बोला जाता है बाह्य ग्रह, यानी ये बाहर है सूर्य से, देखिए क्षुद्र ग्रह पेटी से इधर है, इन्हें बाह्य ग्रह बोला जाता है, ठीक है। प्लस इसे जोवियन ग्रह भी बोला जाता है, जोवियन ग्रह। जोवियन का मतलब है ये बृहस्पति के समान है, यानी गैसीय ग्रह है, गैसीय ग्रह है, ठीक है। तो ये आंतरिक ग्रह हो गया या पार्थिव, ये बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह। 4 इसमें बुध, ठीक है, इसके बाद से शुक्र और पृथ्वी मंगल, क्लियर है, ये 4 आ जाते हैं। अब ये जो आंतरिक ग्रह आप देख रहे हैं, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, अब देखिए इनका स्वरूप इनके अपेक्षा छोटा है, छोटा दिख रहा है ना। अब छोटा क्यों है इनका स्वरूप, और इनका स्वरूप बड़ा क्यों है, ठीक है। तो यहां से जो सूर्य से एक पवन चलती है, सूर्य से क्या चलती है, पवन चलती है, जिसे सौर्य पवन कहा जाता है, और उसका स्पीड इतना ज़्यादा रहता है कि यहाँ पर जितने भी नज़दीक यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तक, यहाँ पर जो प्राथमिक गैसें थी, जब ये पूरे ग्रह बने थे तो उस समय ये भी आग के गोला थे, और किससे निर्मित हुए थे, हाइड्रोजन और हीलियम से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम को जो आदिकालीन गैसें थी, ठीक है, या प्राथमिक गैसें थी, इसको उड़ा ले गया, जो प्राथमिक गैस इस पर थी इसको उड़ा दिया, ठीक है। और ये इनका स्वरूप इतना छोटा था, ठीक है, ये उसको रोक भी नहीं पाए, इनके पास आकर्षण शक्ति उतनी नहीं थी कि इनको रोक पाए, ठीक है। अब जिसके कारण इनका स्वरूप छोटा हो गया। अब धूल और गैस की कणें पूरी उड़ गई, ठीक है।
और इधर आते आते सूर्य के जो पवन थी उसका प्रभाव कम हो गया और इसके कारण बृहस्पति जो है, बृहस्पति क्या है, का स्वरूप बड़ा हो गया, यानी कि ये पूरे सौरमंडल में बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। अब यहाँ पर जो भी पवन आ रही थी सूर्य के द्वारा इसको ये पकड़ ले रहा था, ठीक है, इसकी आकर्षण शक्ति भी ज़्यादा थी और इधर भी कम ही जाने दे रहा था, जिसके कारण शनि का इससे छोटा स्वरूप हो गया, अरुण का इससे छोटा स्वरूप हो गया और इससे छोटा ये हो गया, इस टाइप से ये हो गए, ठीक है, इनका आकृति धीरे धीरे छोटा हो गया। अब जो बचेगा इसके पास है वही तो इसको मिलेगा, और जो बचेगा कैसे, वो इसको मिली और इसको मिली, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, बृहस्पति, और सबसे छोटा ये सूर्य के पास इतना नजदीक है कि ये बेचारा धूप के कारण और लाइट प्रकाश के कारण इतना तेज इस पर टेम्परेचर आ रहा था कि ये बढ़ ही नहीं पाया, ये बढ़ ही नहीं पाया, यानी छोटा ही रह गया, ठीक है। अब धूप में काम करोगे तो आप लोग भी ज़्यादा देर तक काम करोगे तो छोटा ही रह जाओगे, ठीक है, काम नहीं करना ज़्यादा धूप में, ऐसे मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये छोटा हो गया, सबसे छोटा स्वरूप हो गया बुध का। तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल, ये चारों बेचारे छोटे हो गए, चारों ग्रह। तो एक तो आपने समझा ये कि जो प्राथमिक गैसें बनी थी इसमें तो जो थी, जब ये बने थे यानी आग के गोला थे, तो जो भी इस पर हाइड्रोजन हीलियम गैसें थी ये यहाँ पर नहीं रही। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि तो बाद में इन पर गैसें कहाँ से आई, तो ये इन्हीं के अंदर से जब ये ठंडा हो गए तो गैसें निकली, ठीक है। और इन पर आप देखेंगे तो इन पे जो हाइड्रोजन हीलियम पहले से थे वो रह गए, वो रह गए, क्योंकि सूर्य का पवन का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए हम लोग आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह, समझ लिया आप लोगों ने क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से अगर पूछता है कि सबसे बड़ा ग्रह तो कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति, आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि दूसरा, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, ठीक है, और छठा शुक्र, ये छठवां बड़ा ग्रह है, और ये जो है सातवां मंगल है, आठवां बुध है, यानी सबसे छोटा बुध है, ठीक है। ये आकार के हिसाब से हो गए, और दूरी के हिसाब से तो आप देख रहे हैं कि यहां से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये जब परिक्रमा करेंगे, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, आपको डाउट नहीं रहेगा कि जब ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे तो जो सबसे नजदीक है वो जल्दी परिक्रमा कर लेगा और जो सबसे दूर है वो सबसे बाद में परिक्रमा करेगा, ठीक है। तो ये भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं किसको, बुध, नोट करिए आप, बुध, बुध ग्रह, ठीक है। तब इसको देखिए आप कि दूरी के हिसाब से, दूरी के हिसाब से कौन सा स्थान है इसका, पहला, सूर्य से दूरी के हिसाब से पहला स्थान है, ठीक है, सबसे फर्स्ट में पड़ता है, और सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, पूरे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह। ये सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करता है और सबसे जल्दी एक चक्कर घूम करके आ जाता है, ठीक है। तो इसका परिक्रमण जो काल है, परिक्रमण काल वो कितना है, लगभग 88 दिन, कितना, 88 दिन, ठीक है। और माना जाता है कि इतना ही दिन इसको अपने अक्ष पर भी घूमने में लगता है, यानी घूर्णन में लगता है। और किधर से किधर घूमता है, तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, इधर से ऐसे घूमता है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमता है। अब इसे परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमने पर भी लगभग इतना लग जाता है। अब बताया जाता है कि पृथ्वी के 90 दिन के बराबर इसका एक दिन होता है, यानी कि ये आधे समय तो इसका सूर्य के तरफ रहता है फेस, और आधे समय जो है इसका अंधेरे में रहता है, यानी सूर्य के विपरीत, ठीक है। तो जो सतह इसके सूर्य की तरफ रहती है, मान लीजिए 88 दिन ही मान लीजिए आप, तो 44 दिन इसका फेस किधर रहता होगा, सूर्य की तरफ। तो इस पर सतह पे टेम्परेचर जो पड़ता है तो बहुत ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर हो जाता है, यानी दिन का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, दिन का हो जाता है यहाँ पे 427 सन सेल्सियस, 427 सन सेल्सियस, और यही रात, फिर रात हो जाता है 44 दिन, तो यहाँ पर माइनस में चला जाता है,
73 अंश सेल्सियस, ठीक है। और इस तरह से अगर दोनों को जोड़ देंगे आप तो हो जाएगा आपका 600, 7 3 10, ठीक है, 600 अंश सेल्सियस हो जाएगा। और इस तरह से कहा जाता है कि इसका जो है तापमान, ठीक है, तापांतर सबसे ज़्यादा होता है सभी ग्रहों में, तापांतर सबसे ज़्यादा क्लियर है, सबसे ज़्यादा इसमें तापांतर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है, ठीक है, वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाए किस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो बुध पे। इसके बाद से इसका स्वरूप इतना छोटा है कि इस पर इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा, इस पर कोई उपग्रह नहीं है, क्लियर है, उपग्रह इसका कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बुध के बारे में। बुध के बारे में 2-3 पॉइंट है, क्या क्या है। एक, परिक्रमा जो करता है, सूर्य के चारों तरफ घूमता है, ये सबसे कम समय में घूमता है, ठीक है। दूसरा, ये जो घूर्णन करता है तो इसकी सतह जो है एक तरफ ज़्यादा समय तक रहती है, जिसके कारण टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जीवन संभव नहीं हो सकता है, 427 अंश सेल्सियस हो जाता है। और एक तरफ अंधेरे वाले में -173 अंश सेल्सियस हो जाता है। अब इस तरह से यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इसके बाद से है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। ये हो गया बुध के बारे में। अब दूसरा हम लोग देखेंगे किसके बारे में, शुक्र के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, शुक्र। तो नोट करिए, शुक्र ठीक है। अब शुक्र दूरी से, सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा स्थान है इसका, दूसरा। दूरी के हिसाब से इसका स्थान है दूसरा, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए कि इसका दूरी के हिसाब से दूसरा, सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है, सूर्य से दूसरे स्थान पर, ठीक है। दूरी में दूसरा है, पहला बुध दूसरा शुक्र। अब इसकी परिक्रमा की अगर बात की जाए तो यह जो परिक्रमा करता है, ये देखिए बुध पश्चिम से पूर्व कर रहा था, ये किधर से करता है, ये पूर्व से ऐसे करता है, पूर्व से पश्चिम। और इसका जो सूर्योदय होगा पश्चिम की तरफ होगा और सूर्यास्त पूर्व की तरफ। और ग्रहों पे आप देखेंगे तो पृथ्वी पर भी पूर्व की तरफ सूर्योदय होता है और पश्चिम की तरफ सूर्यास्त होता है, लेकिन इसका उल्टा है, ठीक है। तो शुक्र का हो गया, शुक्र जैसे पूर्व से पश्चिम घूमता है और इधर अरुण भी घूमता है, वही अरुण का भी कैसे होता है, इसका भी पूर्व से पश्चिम। तो ये याद रखिएगा। तो सूर्य से दूसरे स्थान पर, इसके बाद से ये जो परिक्रमा करता है, परिक्रमण इसका पूर्व से पश्चिम, यानी कि पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। और इसको घूमने में, ये पूरा जब परिक्रमा एक करता है तो परिक्रमा करने में इसे लगभग 225 दिन लगते हैं, 225 दिन। और उतना ही लगभग इसके घूर्णन में भी लगता है, घूर्णन में भी ना अपने अक्ष पर भी घूमता है, ठीक है। अब जिसके कारण इसकी एक सतह पर अगर मान लीजिए कि 124 दिन ही आप मान लीजिए, 124 दिन, तो 112 दिन इसका सतह तो रहेगा सूर्य के सामने और 112 दिन अंधेरे में रहेगा। तो इसका जो सतह का टेम्परेचर होता है, तीसरा नोट कर लीजिए कि इसके सतह का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, यानी तापमान इसका 467 अंश सेल्सियस हो जाता है, 467 अंश सेल्सियस लगभग हो जाता है इसका टेम्परेचर, जिसके कारण यहाँ भी जीवन संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। अब इसके बाद से इसका वायुमंडल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, शुक्र का वायुमंडल, कि शुक्र का वायुमंडल कैसा पाया जाता है ये, ठीक है। तो वायुमंडल में इसका 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितना है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये बहुत ही गर्म रहता है, यानी कि इसके ऊपर बोला जाता है कि जो कुकर रहता है ना, कुकर की स्थिति हो जाती है,
ठीक है, कुकर वाली स्थिति हो जाती है, जो खाना पकाते हैं वो कंडीशन बन जाता है, और यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस इसका टेम्परेचर ज़्यादा है ही सतह का, और इन सब चीज़ें कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या और प्रकाश को अवशोषित करता है। अब जिसके कारण ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चमकता है, क्या होता है, चमकता है, इसीलिए इसे बोलते हैं कि सबसे पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। ठीक है, चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह। और ये देखिए यहाँ पर पृथ्वी के नज़दीक है, पृथ्वी के नज़दीक है, और पृथ्वी के समान ही इसका द्रव्यमान है। ठीक है, इसके समान ही द्रव्यमान है, और इसका जो निर्माण भी हुआ है पृथ्वी जैसे ही इसके ऊपर भी लगता है कि प्लेट संचलन की क्रिया हुई है। ठीक है, यानी इसका निर्माण भी धातुओं और लौह तत्वों से हुआ है, जिसके कारण ये पृथ्वी के समान दिखता है, और इसीलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, जुड़वा ग्रह बोलते हैं। और इसे एक और नाम से जानते हैं भागिनी ग्रह, यानी कि इसकी सिस्टर भी बोलते हैं, कि पृथ्वी का है सिस्टर की तरह से, भागिनी ग्रह। क्लियर है। अब इस पे जो वायुमंडल पाया जाता है 96% कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इसका विस्तार है ये मात्र 1 किलोमीटर तक होता है। कितना, 1 किलोमीटर तक। 90% जो भाग है 1 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, और हमेशा इसके सतह पे लगता है कि बादल छाया हुआ है। कैसा लगता है कि बादल छाया हुआ है। ठीक है, और इसे भोर का तारा भी बोलते हैं, भोर का तारा, और शाम का तारा, शाम का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसे बोला जाता है। तो ये हो गया शुक्र के बारे में। 5-6 पॉइंट है। सूर्य से दूसरे स्थान पर दूरी के हिसाब से यह परिक्रमा जो करता है पूर्व से पश्चिम करता है। इसे 225 दिन के करीब लगता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान सतह का सबसे ज़्यादा होता है सभी ग्रहों में, 4 से 67 अंश सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ इसका वायुमंडल की बात किया जाए तो 96% कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ही है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है, इसे भागिनी ग्रह भी बोला जाता है, इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ये हो गया हम लोग का किसके बारे में पढ़ लिए, शुक्र। बुध के बारे में पढ़े, उसके बाद शुक्र के बारे में पढ़ लिए। अब कौन सा है, पृथ्वी। ठीक है, अब किसके बारे में हम पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में। तो नोट करिए, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी। ठीक है, अगर दूरी के हिसाब से देखेंगे पृथ्वी को, तो सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। कौन सा है, तीसरा ग्रह। और आकृति के हिसाब से 5वां ग्रह, तीसरा ग्रह दूरी के अनुसार। ठीक है, और आकृति में 5वां ग्रह। आकृति में 5वां ग्रह आ जाता है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण के बाद से पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, इसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद मंगल, उसके बाद 8 बुध आ जाता है। ठीक है, तो तीसरा ग्रह दूरी के अनुसार है, और आकृति में 5वां ग्रह है। अब पृथ्वी का अगर हम सूर्य की परिक्रमा की बात करें कि परिक्रमा किधर से करता है, तो देखिए शुक्र जो कर रहा था पूरब से पश्चिम कर रहा था, लेकिन ये किधर से करती है, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक है, और इसे सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने में 365 दिन, कितना लगता है, 365.25 दिन। ठीक है, एक परिक्रमा करने में इसे कितना समय लग जाता है, 365.25 या 365 सही 1/4 दिन, यानी कि 4 साल में 1 दिन बढ़ जाता है। और वो जो 4 साल में 1 दिन बढ़ता है वो फरवरी माह जो रहता है, फरवरी कितने का हो जाता है, 29 का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, और इसे ही लिपि वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिपि वर्ष। ठीक है, तो इसके परिक्रमा जो है 365.25 दिन में। और ये जो अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, घूमती है, तो इसे समय लग जाता है 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में, यानी कि मान लीजिए कि 24 घंटा, कितना लग जाता है, 24 घंटा समय लग जाता है इसको अपने अक्ष पर घूमने में। ठीक है,
ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है, तो ये क्या है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, ये इसका बीच होगा, यहाँ 23.5 डिग्री है। ये कितना बन रहा है कोण? 23.5 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, ठीक है। तो अपने अक्ष पर झुके होने के कारण यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। और जब ये घूर्णन करती है, ठीक है, तो दिन रात होता है, यानी 24 घंटे का होता है, 12 घंटा दिन 12 घंटा रात, तो बढ़ता घटता रहता है। और ऋतु परिवर्तन, ठीक है, उसमें समय, अब ऋतु परिवर्तन इसके 23.5 झुकने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये हो गया इसका। अब इसके बाद से जो पृथ्वी के हम लोगों ने क्या क्या देखा? दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, आकृति के हिसाब से पांचवा, उसके बाद से इसके परिक्रमण देख लिए, उसके बाद से घूर्णन हमने देखा है, घूर्णन ये कैसे करती है, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी को दो नामों से जानते हैं, एक तो इसे नीला ग्रह बोला जाता है, नीला ग्रह, और दूसरा इसे हरित ग्रह बोला जाता है, हरित ग्रह, ठीक है। अब नीला ग्रह इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि दूसरे ग्रहों से आप देखेंगे, चाहे ऊपर से देखने से, इसका 2/3 भाग पर जल दिखता है, यानी पानी है, जिस कारण यह नीला दिखती है, इसलिए इसे नीला ग्रह बोलते हैं। और लाइफ इकोलॉजी यानी कि जीवन पारिस्थितिकी के कारण ये हरित ग्रह कही जाती है। जीवन परिस्थिति के कारण इसे क्या बोला जाता है? हरित ग्रह, ठीक है। अब इसके वायुमंडल की अगर बात किया जाए, किसके? वायुमंडल, तो वायुमंडल जो है यहाँ पर 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके बाद से 21% जो है ऑक्सीजन, और इसके बाद से और अन्य गैसें पाई जाती हैं, और अन्य गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गन, ये सब पाई जाती हैं। तो ये इसका वायुमंडल है। और इसी के कारण, जैसे ऑक्सीजन जो पाया जाता है, और इसी के कारण यहाँ पर जीवन संभव है, जल भी पाया जा रहा है, जीवन संभव है, और इसे एक अद्भुत ग्रह बोला जाता है, एक अद्भुत ग्रह, ठीक है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिस पर जीवन हो, ठीक है। तो ये पृथ्वी के बारे में हम लोगों ने जाना। और पृथ्वी के एक उपग्रह होता है, एक उपग्रह, कौन सा? चंद्रमा, जो कि इसके चारों तरफ परिक्रमा करता है, चंद्रमा इसका उपग्रह है। इधर बुध इतना छोटा होता है, इतना छोटा मोटा नाटा है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक उपग्रह है, कौन? चंद्रमा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में जाना। अभी तो ऐसे पृथ्वी के बारे में हम लोग को आगे भी पढ़ना है, तो ये जो जरूरी चीज़ था वो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब इसके बाद से जो लास्ट है आपका, लास्ट कर रहा हूँ, चौथा, ये मंगल ग्रह है। ये क्या है? मंगल ग्रह, ठीक है। तो इसके बारे में नोट करिए आप लोग, मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, ठीक है। तो मंगल ग्रह, ठीक है, ये क्या है? अगर यहां से देखेंगे सूर्य से, तो ये चौथा ग्रह है, 1 2 3 और 4, यानी दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह, ठीक है। और आकृति के हिसाब से यह क्या है? 7वां ग्रह है, आकृति के हिसाब से 7वां, दूरी के हिसाब से चौथा, ठीक है, और आकृति में 7वां, ठीक है, 7वां ग्रह है। अब इसके परिक्रमा की अगर बात की जाए, परिक्रमा की बात, तो यह परिक्रमा जो करेगा, तो यह भी पश्चिम से पूर्व करता है, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। और इसे परिक्रमा करने में 600 से ज़्यादा समय लग जाता है, 600 दिन से ज़्यादा समय लग जाता है, ठीक है। और यहाँ भी इसके परिक्रमा में 600 से ज़्यादा दिन लग जाता है। और उसके बाद से यहाँ का क्या बोलते हैं, आपका जो वायुमंडल है, वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाया जाता है, जैसे शुक्र पे पाया जाता है, शुक्र पर जैसे पाया जाता है, वैसे यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस 95% पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद से यहाँ पर 1 से 3% नाइट्रोजन है, ठीक है,
और 1 से 2% के करीब आपका आर्गन है और 0.1 से लेकर के 0.4% क्या है आपका ऑक्सीजन। इसीलिए यहां पर भी अंदाजा लगाया था कि जीवन हो सकता है, एक संभावना हो सकती है जीवन की, मंगल पर भी खोज चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया मंगल के बारे में कि इसके वायुमंडल के बारे में हम लोगों ने जाना। अब मंगल को, वायुमंडल हो गया ना, इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। लाल ग्रह, लाल ग्रह क्यों बोला जाता है? आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। इस आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी सतह जो है ना वो लाल दिखती है, इसकी सतह लाल दिखती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अब इसके उपग्रह की बात कर लेते हैं। उपग्रह, तो इसका उपग्रह कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस। ठीक है, डिमोस का जो व्यास है, डिमोस का, ये 13 किलोमीटर होता है और इसका 32 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिमोस जो है पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा, पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह। पूरे सौरमंडल का यह सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझा किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में। ठीक है, इसके बाद से आपके मंगल पर ही, ठीक है, मंगल पर ही सबसे बड़ा ज्वालामुखी पाई जाती है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। यानी कि पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी, इसका नाम क्या है? ओलंपस मेसी, ओलंपस मेसी। ठीक है, ये है। इसके बाद सबसे बड़ा पर्वत चोटी भी पाई जाती है, यानी सबसे बड़ा पर्वत पाया जाता है जिस ओलंपस में से, जो सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत पाया जाता है, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। माउंट एवरेस्ट से, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो निक्स ओलंपिया, इस पर्वत का क्या नाम है? सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत क्या नाम है इसका? निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद से आ जाती है क्षुद्र ग्रह की पेटी, क्षुद्र ग्रह की पेटी। इसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अभी थोड़ा मौसम खराब है तो दूसरी जो वीडियो है में हम लोग बृहस्पति, शनि और अरुण के वरुण के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा आप लोग का क्लियर हो गया। धन्यवाद।